प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सभी विद्यार्थी चाहे से वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ साथ में नोट्स भी बनाएं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार हर प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर रिपीट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? आपको सबको याद रखना है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। तो सबको याद रखना है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? सबको याद रखना है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो आपको ये याद रखना है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपको याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत स्लीडन व स्वान ने प्रतिपादित किया था। कब किया था? 1838 और 39 के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी किसने दी? स्लीडन व स्वान ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो आपको याद रखना है कि जो पादपों की जो कोशिका भित्ति है, ये प्रश्न ऐसे होना चाहिए था कि पादपों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर क्या है? सेलुलोज। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पादपों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आपको याद रखना है कि पादपों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग क्या कहलाते हैं? तो आपको सबको याद रखना है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग क्या कहलाते हैं? कोशिकांग, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, अंतःपर्दीय जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये सारे क्या हैं बच्चों? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग, जिन्हें क्या बोलते हैं? कोशिकांग। तो ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट, कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको याद रखना है कि कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कौन होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया। देखिए बच्चों, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा निर्माण का कार्य कौन करता है? तब भी आपका आंसर क्या होगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है? अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो सुसाइडल बैक्स ऑफ सेल किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। समझ में आई बात? आपको इंपॉर्टेंट पर्सन है बच्चों, ये पर्सन आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछा जा सकता है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो क्या बताओगे? लाइसोसोम। इसका करेक्ट आंसर क्या है? लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोशिका का सफाई कर्मी किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? लाइसोसोम। इसका आंसर भी क्या है? लाइसोसोम। दो इंपॉर्टेंट पर्सन मैंने बताए कि कोशिका की आत्मघाती थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है? लाइसोसोम को। और कोशिका का सफाई कर्मी किस कोशिकांग को कहा जाता है? तब भी इसका आंसर क्या होगा? लाइसोसोम। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहा जाता है? राइबोसोम को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केंद्रक जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है, केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो आपको याद रखना है कि केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो देखिए बच्चों, आपको सबको पता है कि गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तब आपका आंसर क्या है? 44 यानी 22 जोड़े। आपको यह भी याद रखना है कि गुणसूत्र हमेशा जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। तो मनुष्य के अंदर कुल कितने गुणसूत्र? 44 यानी 44, और जोड़े कितने हो गए? 22 जोड़े। अब देखिए, इसमें एक नर होता है और एक मादा होती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो नर के गुणसूत्र X और Y और मादा के XX गुणसूत्र होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करें कि संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके गुणसूत्र से निर्धारित होता है? तो सबको पता है, पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। बच्चों, बिल्कुल ये साइंटिफिक प्रूफ है
कि जो संतान का जो लिंग निर्धारण है कि अगर किसी महिला के अगर कोई बेबी है वो मेल है या फीमेल होगा, वो उसके जो पिता के गुणसूत्र हैं वो डिसाइड करते हैं कि मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, मनुष्य में कुल ऑटोसोम या अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मैं दोबारा से प्रश्न बोल रहा हूँ, मनुष्य में कुल ऑटोसोम या अलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आपको सबको पता है कि मनुष्य के अंदर कुल ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 44, यानी जोड़े कितने हो गए, 22 जोड़े हो गए। समझ में आई बात। और आपको सबको पता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। और ये भी पता है कि नर और मादा के अंदर 22 जोड़े क्या होते हैं, समान होते हैं। नर और मादा के अंदर 22 जोड़े गुणसूत्रों के या क्रोमोसोम के इक्वल होते हैं। इन्हें ऑटोसोम या हिंदी में बोला जाता है अलिंग गुणसूत्र। तो अगर 22 जोड़े अगर समान हैं तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 44। तो ये 44 ऑटोसोम या अलिंग गुणसूत्र होते हैं जो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर इक्वल होते हैं, समान होते हैं। तो ये अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य में कुल ऑटोसोम या अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 44 यानी 22 जोड़े। और जो एक जोड़ा डिफरेंट होता है, जिसे नर में तो XY और मादा में XX से प्रदर्शित करते हैं, इनको बोला जाता है एलोसोम या लिंग गुणसूत्र। और इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 2। और जोड़ा कितना होगा, एक जोड़ा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन मैंने बता दी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, DNA डी कुंडलित संरचना का मॉडल किसने प्रतिपादित किया। मतलब DNA का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको सबको पता है कि इसका आंसर क्या है, वॉटसन तथा क्रिक। प्यारे बच्चों, मैं आपको वही प्रश्न यहाँ सोल्व करा रहा हूँ जो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लगे। और अगर अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी करें। नेक्स्ट पर्सन, गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया। तो आपको याद है कि गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया, सटन व बोवेरी ने। गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया, सटन व बोवेरी ने। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, इसके स्टार लगा सकते हैं आप कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो 2 पर्सन आपको याद रखने हैं, 2 रोग याद रखने हैं आपको कि प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, एक तो क्वाशियोरकोर और एक है मेरास्मस। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग हैं, एक तो क्वाशियोरकोर और एक है मेरास्मस। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आपको याद रखना है कि बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। अब सबको आपको पता है कि जो विटामिन B1 है उसका रासायनिक नाम क्या है, थाइमीन है। ये भी आपको याद रखना है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थाइमीन है। और ये बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, B1 की कमी से। अब सारे बच्चों जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे को एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं कि ये बेरी रोग शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बेरी रोग शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है। सभी बच्चे आंसर दे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए कि BCG का टीका किस रोग के उपचार हेतु लगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई कि BCG का जो टीका है वो किस रोग के उपचार हेतु लगाया जाता है। तो सबको आपको पता है कि ये जो BCG का टीका है वो TB, तपेदिक या क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है कि BCG का टीका TB के लिए लगाया जाता है। और इस BCG की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ कि BCG की फुल फॉर्म क्या होती है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करो भाई कि BCG की फुल फॉर्म क्या होती है। हाँ जी, सभी बच्चे बताओ कि BCG की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट पर्सन, सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कौन सा था। तो इसका आंसर क्या है, पेनिसिलिन। सबको पता है ना कि सबसे पहला जो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक था वो कौन सा था, पेनिसिलिन। नेक्स्ट पर्सन, बायोगैस उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के समूह को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि बायोगैस उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के समूह को बोलते हैं मीथेनोजन। क्या बोलते हैं, मीथेनोजन। और इन जो जीवाणु का समूह होता है उनमें एक प्रमुख बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है मीथेनोबैक्टीरियम। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आ सकता है कि बायोगैस उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के समूह को क्या बोलते हैं, मीथेनोजन। और इनमें जो प्रमुख बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, मीथेनोबैक्टीरियम। सभी बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं वो इन प्रश्नों को साथ साथ में एक रफ कॉपी में जरूर लिखें और इनको जरूर याद करें, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो आप सबको पता है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया रोग फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस रोग में कंठ या गला सर्वाधिक प्रभावित होता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस रोग में कंठ या गला सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? डिप्थीरिया। क्या है? डिप्थीरिया। और ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि जो डिप्थीरिया होता है ये एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है? जीवाणु जनित, या इसको बोला जाता है इंग्लिश में, ये जो डिप्थीरिया है ये एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा रोग है जिसमें कंठ या गला सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो आपका आंसर है डिप्थीरिया। और ये डिप्थीरिया जो रोग है वो आपको याद रखना है कि ये एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग या बैक्टीरियल डिजीज बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अमाशय रस या जठर रस का पीएच कितना होता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अमाशय रस या जठर रस जिसे गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है उसका पीएच कितना होता है? तो आपको याद रखना है 1 से 1.5, मतलब अधिक अम्लीय होता है या तीव्र अम्लीय होता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि अमाशय रस या जठर रस का पीएच कितना होता है? 1.0 से 1.5, मतलब ये तीव्र अम्लीय होता है, हाईली एसिडिक होता है। ये भी आपको याद रखना है। और क्यों होता है? क्योंकि उस अमाशय के अंदर कौन सा एसिडी अम्ल होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से जो अमाशय है उसका जो पीएच है वो हाईली एसिडिक होता है, अधिक अम्लीय होता है या तीव्र अम्लीय होता है। और सबको पता है कि HCl की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अमाइलेज एंजाइम किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि अमाइलेज एंजाइम किस में पाया जाता है? लार के अंदर। ठीक है, जो टाइलिन एंजाइम होता है ना बच्चों, उसी का नाम क्या है? अमाइलेज। ठीक है, तो ये किस में पाया जाएगा? लार के अंदर पाया जाएगा। अच्छा प्रश्न है, याद रखना कि अमाइलेज एंजाइम किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा की मुद्रा होती है। ऊर्जा की मुद्रा होती है, देखिए ऊर्जा की मुद्रा या करेंसी ऑफ एनर्जी किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि ऊर्जा की मुद्रा क्या है बच्चों? ATP। और ATP की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है बच्चों, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है तीनों कि ऊर्जा की मुद्रा कौन? ATP, और ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और अगर इंपॉर्टेंट पर्सन आपसे मैं और आपको इंपॉर्टेंट पर्सन दूं तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है कि जो ATP से संबंधित कौन सा कोशिकांग है? तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। तो 3 इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आपको याद रखना है आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। और इसके अंदर कौन से जंतु आते हैं? कीट आते हैं। ये भी याद रखना कि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं? कीट आते हैं, इंसेक्ट आते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, दीनाम पद्धति किसने प्रतिपादित की? तो आपका आंसर है, बताओ आंसर बताओ, दीनाम पद्धति किसने प्रतिपादित की? केरोलस लीनियस ने। तो आपको याद रखना है कि दीनाम पद्धति किसने प्रतिपादित की थी? केरोलस लीनियस ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में चर्चा करते हैं, श्वसन वर्णक होता है। श्वसन वर्णक होता है, तो आपको याद रखना है कि श्वसन वर्णक कौन सा होता है? HB यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को क्या बोला जाता है? श्वसन वर्णक। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, पूछा जा सकता है कि श्वसन वर्णक निम्न में से कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है HB या हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट पर्सन के बारे में चर्चा करते हैं, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? मतलब हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है? तो आपको याद रखना है कि हाइड्रा के अंदर अलैंगिक जनन होता है। जनन बच्चों 2 ही तरह का होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन को बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो अलैंगिक जनन है उसकी बहुत सारे मेथड हैं, प्रोसेस हैं, उनके अंदर कौन सा है? मुकुलन। तो आपको याद रखना है कि ये जो मुकुलन है ये एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? मुकुलन। और मुकुलन क्या है? अलैंगिक जनन की विधियां। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, शरीर में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड आपको पूछे तो उसका आंसर क्या है? अग्नाशय या पेंक्रियाज। ये आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है बच्चों, शरीर के अंदर पाई जाने वाली एक ही प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, वो अग्नाशय या पेंक्रियाज है। और अगर किसी बच्चे का अच्छे से सही ढंग से जनरल साइंस पढ़ा हुआ तो आपको पता है अग्नाशय जो पेंक्रियाज है ये लीवर के बैक साइड में पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। और अगर आपको पूछे कि मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, तब आपका आंसर क्या है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि।
देखिए दो इंपॉर्टेंट पर्सन है कि मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस और मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन, कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है। इस पर्सन को थोड़ा मॉडिफाइड कर लो, क्या कि पादपों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है। यहाँ पादप लगा लो आप। पहले ये पर्सन आपको ऐसे याद रखना है कि पादपों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना। और कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना। नेक्स्ट पर्सन, रिकेटस नामक रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई कि रिकेटस नामक रोग कौन से विटामिन की कमी से, विटामिन डी की कमी से। देखिए बच्चों, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रिकेटस रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो आपको याद रखना है कि रिकेटस रोग में हड्डियां या बोन्स प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रिकेटस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, हड्डियां। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अफीम पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है फल। अफीम पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है पेप्सिन, ट्रिप्सिन और रेनिन। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न देता हूं। देखिए पेप्सिन और ट्रिप्सिन और रेनिन, इसमें पेप्सिन और रेनिन एंजाइम ये अमाशय के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर, अमाशय के अंदर। जबकि ये ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है ये कहाँ होता है सर, तो जो पेंक्रियाटिक जूस होता है ना, अग्नाशय रस, जिसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, उसके अंदर ये एंजाइम पाया जाता है। ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। और ये जो रेनिन है ये छोटे बच्चों के जो स्टमक है अमाशय के अंदर, उसके अंदर सर्वाधिक होता है और इसका कार्य होता है दूध को दही में फाड़ना। देखना जो छोटे बच्चे होते हैं ना, दूध पीते हैं तुरंत दही निकालते हैं। आप नहीं निकालते हो ना ऐसा, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेनिन की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो चाहे से आज आप 1 किलो दूध पी लेना या 2 किलो या 4 किलो, लेकिन गलती से भी आपके मुंह से दही वापस नहीं आएगा, तो दूध खराब नहीं करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त समूह की खोज किसने की। तो आपको आंसर याद रखना है लैंड स्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने, जिसे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है इंग्लिश में कि बताइए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि प्लास्टिक सर्जरी का जनक सुश्रुत को कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तब आपका आंसर क्या होगा, विटामिन B12। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो कौन सा विटामिन है, विटामिन B12। और ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो वर्षा का जल होता है, रेन वाटर होता है, उसमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B12। और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन। तो आपको याद रखना है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालेमिन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दान का वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम क्या है। तो दान बोले तो चावल, और चावल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा। ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि बताइए दान का वैज्ञानिक नाम क्या है। कई दान को गेहूं समझकर क्या कराते हैं, ट्रिटिकम एस्टियम, जो कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, जबकि धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओराइजा सेटाइवा। तो ये प्रश्न याद रखना है कि धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा होता है। नेक्स्ट, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इसका आंसर है स्टेपीज। और कहाँ होती है बच्चों, कान में होती है। तो मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी या सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टेपीज। और कहाँ होती है, कान के अंदर होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, शरीर के किस भाग में पित्रस या बाइल जूस बनता है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शरीर के किस भाग में पित्रस या बाइल जूस बनता है। तो इसका आंसर क्या है, यकृत या लीवर। आपको याद रखना है कि पित्रस कौन बनाता है, लीवर या यकृत, जिसे क्या बोला जाता है बच्चों, जिगर भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है कि लीवर का अदर नेम क्या है, जिगर है। और यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग या नॉर्मन
बोल लोग। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भी आपको आंसर याद रखना है, स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा अंग मानव शरीर में यूरिया का निर्माण करता है? इसका आंसर करेक्ट क्या है? यकृत या लीवर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, याद रखना है कि कौन सा अंग मानव शरीर में यूरिया का निर्माण करता है? यकृत या लीवर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ईसीजी शरीर के किस अंग के रोग को जांचने के लिए की जाती है? समझ में आई बात? मैं प्रश्न दोबारा से बोल रहा हूँ, ईसीजी शरीर के किस अंग के रोग को जांचने के लिए की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हृदय या हार्ट। ईसीजी किसके लिए होता है? हार्ट या हृदय के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो इसका आंसर क्या है? मादा एडिस एजिप्टी मच्छर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एडिस इजिप्टी मच्छर। और ये आपका जो डेंगू रोग होता है उसमें किसकी संख्या कम हो जाती है? प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे बिंबाणु खा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि बताइए किस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? तो इसका आंसर क्या है? डेंगू। और इस डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फीमर। और कहाँ होती है ये? जांग में होती है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है कि मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। कहाँ होती है बच्चों? जांग में होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं, सजीव व निर्जीव जगत के बीच की योजक कड़ी कौन है? सजीव व निर्जीव जगत के बीच की योजक कड़ी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है वायरस या विषाणु। बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि बताइए सजीव व निर्जीव जगत के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है वायरस या विषाणु को। योजक कड़ी का मतलब क्या होता है कि ये वायरस या विषाणु ऐसे जीव होते हैं जिनमें सजीवों के समान भी लक्षण होते हैं और निर्जीवों के समान भी लक्षण होते हैं। जिनमें दो के लक्षण होते हैं उनको आपस में योजक कड़ी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि सजीव व निर्जीव जगत के बीच की योजक कड़ी कौन है? वायरस या विषाणु। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो स्तंभ या तने। तने से क्या प्राप्त होती है बच्चों? हल्दी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, जीन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? जॉनसन। जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, चेचक के टीके की खोज किसने की? मैं दोबारा से प्रश्न बोल रहा हूं, चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 28 फरवरी। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसा कौन सा आनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है? ऐसा कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का नहीं बनता है? अगर साधारण चोट भी आपके अंदर लग जाएगी तो उस ब्लड लगातार बहता रहेगा। ऐसा कौन सा रोग है बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हीमोफीलिया। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि हीमोफीलिया एक ऐसा आनुवांशिक रोग या जन्मजात रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, दूध में मिठास किस शर्करा के कारण आता है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लैक्टोज शर्करा के कारण। दूध में मिठास किस शर्करा के कारण आता है? लैक्टोज शर्करा के कारण। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा विटामिन घाव बढ़ने में सहायक है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन घाव बढ़ने में सहायक है? विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? सभी बच्चे बताओ भाई कमेंट बॉक्स में कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। मैं बता देता हूं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, आपको याद रखना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, रुधिर दाब का मापन करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्पिग्मोमेनोमीटर। आपको याद रखना है कि ब्लड प्रेशर या बीपी मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट या उपकरण काम में लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पिग्मोमेनोमीटर। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको और बता रहा हूं मैं, क्या कि जो स्पिग्मोमेनोमीटर होता है जिससे ब्लड प्रेशर या बीपी नापा जाता है, इसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है?
या कौन सी धातु भरी जाती है, पारा या मरकरी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, हृदय धड़कन को सुनने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि हृदय धड़कन को या हार्ट बीट को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप उपकरण काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्वाइन फ्लू का रोग कारक क्या है, H1N1। ये इंपॉर्टेंट है कि स्वाइन फ्लू का रोग कारक क्या है, H1N1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब या बीपी कितना होता है, बताइए। एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब या बीपी कितना होता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो आपको याद रखना है 120 से 80 mmHg। याद रखना है कि एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है, 120 से 80 mmHg। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, रोगाणु सिद्धांत या जर्म थ्योरी किसने दिया। तो आपको याद रखना है लुईस पास्चर ने। रोगाणु सिद्धांत या जर्म थ्योरी किसने दी, लुईस पास्चर। नेक्स्ट प्रश्न, वायरस या विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि वायरस या विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, डीपीटी का टीका किसके लिए लगाया जाता है। तो देखिए जो डीपीटी का टीका है ना बच्चों, ये ट्रिपल एंटीजन का टीका है, मतलब ये 3 रोगों के लिए लगाया जाता है। देखिए डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब पर्टुसिस और टी का मतलब टिटेनस। तो देखिए डी का मतलब डिप्थीरिया और पर्टुसिस का मतलब होता है बच्चों काली खांसी या कुकर खांसी, और टी का मतलब क्या होता है, टिटेनस। क्या होता है, टिटेनस। तो ये 3 रोगों के लिए लगाया जाता है डीपीटी का टीका। आपको याद रखना है, एक डिप्थीरिया, एक काली खांसी या कुकर खांसी और एक है टिटेनस। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ कि जो डिप्थीरिया है, काली खांसी या कुकर खांसी है और ये टिटेनस है, ये तीनों रोग जीवाणु जनित रोग हैं, बैक्टीरियल बीमारी है या बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, केसिन प्रोटीन। हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुंदरता का विटामिन या ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, विटामिन ई। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन या ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, और ये भी आपको याद रखना है कि हड्डियों का जो अध्ययन है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और जो हड्डियाँ होती है ना, वो आपको ये भी याद रखना है कि ऑस्टियो जो शब्द है ना, वो हमेशा बोन्स के लिए यूज़ किया जाता है। जो हड्डियों की जो कोशिकाएं होती हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट, रक्त परिसंचन तंत्र की खोज किसने की, विलियम हार्वे ने। याद रखना है कि रक्त परिसंचन तंत्र, जिसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, उसकी खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है। तो याद रखना है विटामिन B1 की कमी से। याद रखना है कि बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से, B1 की कमी से। और B1 का रासायनिक नाम क्या है, थाइमीन है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थाइमीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमाव के कारण आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लैक्टिक अम्ल। आपको याद रखना है कि मांसपेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण आती है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, रेबीज रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। याद रखना है कि रेबीज रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, इसके स्टार लगा लेना। रेबीज रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, BCG का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों टीबी, तपेदिक, यक्ष्मा या क्षय रोग। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आपको याद रखना है कि BCG का जो टीका है वो टीबी के लिए, तपेदिक के लिए, यक्ष्मा के लिए या क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है कि BCG की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिलस कैलेमेटी गुरिन। BCG की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिलस कैलेमेटी गुरिन। और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करूं तो आपको यह भी याद रखना है कि जो टीबी रोग है ये एक प्रकार का जीवाणुजनित रोग है। कौन सा रोग है, जीवाणुजनित रोग है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुनेन दवा किस रोग के उपचार के लिए काम में ली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मलेरिया। आपको याद रखना है कि कुनेन दवा मलेरिया रोग के उपचार के लिए काम में ली जाती है। और ये जो बच्चों कुनेन दवा है ये एक पादप है सिनकोना, उसकी छाल से प्राप्त होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिनकोना पादप की छाल से कौन सी दवा प्राप्त होती है, कुनेन दवा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, डायलाइसिस का उपयोग किया है या डायलाइसिस का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना है
गुर्दे के लिए किया जाता है। किसके लिए? गुर्दे के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, WBC का क्या कार्य है? इंपॉर्टेंट पर्सन है बच्चों, ध्यान से सुनना। WBC का क्या कार्य है या क्या कार्य होता है? तो आपको याद रखना है कि WBC का कार्य होता है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कि WBC का कार्य होता है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन, हाइड्रोफोबिया किस रोग का अन्य नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रेबीज। और आपको पता है रेबीज कौन सा रोग है? वायरस जनित रोग है। हाइड्रोफोबिया किस रोग का अन्य नाम है? रेबीज रोग का। और ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन याद रखना है कि रेबीज एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका आंसर है त्वचा या स्किन। दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन, मलेरिया रोग का रोगजनक क्या है? प्लाज्मोडियम। ये इंपॉर्टेंट पर्सन याद रखना है बच्चों कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, जिसे स्किन बोलते हैं। और ये भी याद रखना है कि त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। और ये भी आपको याद रखना है कि मलेरिया रोग का रोगजनक क्या है? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विडाल परीक्षण। टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण होता है? विडाल परीक्षण। और ये भी याद रखना है कि जो टाइफाइड है ये एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट पर्सन है बच्चों कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, विटामिन शब्द किसने दिया? तो आपको याद रखना है कि विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने। किसने दिया? फंक ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, पंच जगत अवधारणा किसने दी? तो इसका करेक्ट आंसर है वीटेकर। इंपॉर्टेंट पर्सन है बच्चों की पंच जगत अवधारणा किसने दी? वीटेकर ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, तपेदिक रोग का रोगजनक है, मतलब तपेदिक जो रोग होता है, जो टीबी है, उसका रोगजनक क्या है? किसके कारण टीबी नामक रोग होता है? और आपको पता है कि टीबी एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। कौन सा जीवाणु टीबी रोग करता है? तो आपको याद रखना इस जीवाणु का नाम या रोगजनक का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। प्यारे बच्चों, ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, इसलिए एक बार इन पर्सनों को आप रफ कॉपी में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पाइसम सेटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, मांसपेशियों का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो आपको याद रखना है कि मांसपेशियों का लाल रंग मायोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। अब आपको देखो, मैं बायोलॉजी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्णक बता देता हूं जो आपको याद रखना है। आपको देखो, फर्स्ट तो ये याद रखना है कि मांसपेशियों का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? मायोग्लोबिन वर्णक के कारण। एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए रक्त का लाल रंग किसके कारण? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। एक प्रश्न ये भी आता है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल वर्णक के कारण। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल वर्णक के कारण। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आपको याद रखना है कि मांसपेशियों का लाल रंग मायोग्लोबिन वर्णक के कारण, और रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण, और पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, टीकाकरण के फलस्वरूप मानव शरीर में क्या बनते हैं? वैक्सीनेशन होता है ना, उसके फलस्वरूप मानव में क्या बनते हैं? एंटीबॉडी। ये इंपॉर्टेंट है, पर्सन पूछा जा सकता है कि अगर टीकाकरण लगाया जाता है तो उसके अंदर बॉडी के अंदर क्या डेवलप होते हैं? एंटीबॉडी डेवलप होते हैं, जिन्हें प्रतिरक्षी पदार्थ कहा जाता है। और ये एंटीबॉडी किसके बने होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, गोल्डन राइस या सुनहरा दान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विटामिन ए। आपको याद रखना है कि गोल्डन राइस या सुनहरा दान में कौन से विटामिन की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है इवानोवस्की। वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की? इवानोवस्की ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है बच्चों, याद रखना है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लैंगरहैंस के द्वीप किस ग्रंथि से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लैंगरहैंस के द्वीप किस ग्रंथि से संबंधित है। तो इसका आंसर है अग्नाशय या पेंक्रियाज, अग्नाशय या पेंक्रियाज। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपातकालीन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। इमरजेंसी हार्मोन किस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपातकालीन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर है नोल व रुस्का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, नोल व रुस्का ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। ये भी याद रखना है कि जो फंजाई या कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, केचुआ किस संघ से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एनेलिडा। आपको याद रखना है कि केचुआ किस संघ से संबंधित है, एनेलिडा से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। क्या है बच्चों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, होमो सेपियंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मनुष्य शरीर का औसत तापमान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। देखिए आपको याद रखना है कि मनुष्य शरीर का जो आंतरिक तापमान या जो औसत तापमान है वो बच्चों नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न और मैं आपको देता हूँ क्या, अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछता है तो इसका आंसर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, मनुष्य शरीर का जो औसत तापमान है वो फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और बच्चों अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। तो ये तीनों आपको डाटा याद रखना है कि 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन, ये मनुष्य शरीर का औसत तापमान होता है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न और दे रहा हूँ जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मनुष्य शरीर का जो आंतरिक तापमान है वो हमेशा नियत रहता है। एक ऐसा प्रश्न आता है कि बताइए मनुष्य शरीर का आंतरिक तापमान सर्दियों में कम होता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, या आंतरिक तापमान नियत रहता है, या मौसम के अनुसार बदलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि मनुष्य शरीर का जो आंतरिक तापमान है वो न सर्दियों में कम होता, न गर्मियों में ज़्यादा आता, न गर्मियों में ज़्यादा होता। मनुष्य शरीर का जो आंतरिक तापमान है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। अब देखिए जो जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सारे मैंने कंप्लीट हल करा दिए। एक लास्ट प्रश्न बचा है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो इसका आंसर सबको पता है कि बायोलॉजी के जो जनक हैं या फादर हैं वो कौन है, अरस्तु हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न सोल्व करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करो, और इन सभी प्रश्नों को एक बार आप रफ कॉपी में ज़रूर लिखना। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं।